Hello everyone and welcome back to Code with Riya. So in today's lecture we will be talking about strings. So basically what is a string? A string is a character array. It is a character array which gets terminated. Terminated means खत्म हो जाना, end हो जाना by a backslash o. ठीक है, बैकस्लैश ओ का क्या मतलब है? बैकस्लैश ओ इंडिकेट्स अ नल कैरेक्टर. नल कैरेक्टर क्या करता है? ये डिनोट करता है दैट स्ट्रिंग का टर्मिनेशन हो चुका है, स्ट्रिंग हमारी खत्म हो चुकी है. अब सबसे पहले बात आती है कि भाई स्ट्रिंग्स की जरूरत क्या है, व्हाट इज नीड. अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं हम सबसे पहले उसकी नीड की बात करें, क्योंकि जब हमको जरूरत पता होती है तब हम उस टॉपिक को और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं. हमने कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था. कैरेक्टर क्या करता था? हमको सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर, चाहे वो कोई भी नंबर है या फिर कोई भी अल्फाबेट है, वो हमको प्रिंट करके दे देता. लेकिन व्हाट इफ अगर मुझे एक पूरा का पूरा वर्ड प्रिंट करवाना है, मुझे एक पूरा सेंटेंस प्रिंट करवाना है, तो कैरेक्टर के थ्रू वो चीज नहीं पॉसिबल है. क्योंकि हम कैरेक्टर को किस तरीके से डिक्लेयर करते थे? कुछ इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं. लेकिन स्ट्रिंग्स मुझे क्या करता है? ये बताता है कि आपको अगर पूरा एक सेंटेंस प्रिंट करवाना है, if you want to print a whole word you can do it with the help of strings. So अगर हम कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाएं और उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज लिखें ए बी सी, ठीक है, हमने यहाँ पर ए बी सी लिखा. नाउ एंड के अंदर हमें एक और वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, दैट इज बैकस्लैश ओ. बैकस्लैश ओ हम इसलिए लगाते हैं, दैट इज यूज टू इंडिकेट कि ये हमारी एक स्ट्रिंग है. इट इज नॉट अ कैरेक्टर एरे, इट इज अ स्ट्रिंग. ठीक है, यहाँ पर तो हमने लिख रखा है कि एक कैरेक्टर टाइप का एरे है. बट अगर हम बैकस्लैश ओ एंड के अंदर नहीं लिखते हैं तो ए बी सी एज अ डिफरेंट वर्ड माना जाएगा. कंपाइलर विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉर्मल कैरेक्टर एरे एंड बिटवीन स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स. हमको क्या प्रिंट करवानी है? हमको एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है. लेकिन हमारे पास जब आउटपुट आएगा तो हमारे पास ऐसा ही आउटपुट आएगा ए बी सी, बिकॉज हमने उसको एक एरे के अंदर लिख रखा है विदाउट एनी स्पेसेस. लेकिन कंपाइलर को अंदर ही ये पता है कि ये एक बस कैरेक्टर टाइप का एरे है, इट इज नॉट अ स्ट्रिंग. तो कंपाइलर को ये बताने के लिए कि एक स्ट्रिंग है, उसके लिए हमको बैकस्लैश ओ भी लगाना पड़ता है. वन मोर थिंग, हम बैकस्लैश ओ को यूज करते ही क्यों है? नहीं भी करें तो भी क्या ही पता चल रहा है, हमारे पास जैसा आउटपुट आना चाहिए वैसा ही तो आ रहा है. whenever we talk about strings there are some special properties that are associated with it. कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं. इसी के साथ हमको कुछ नए फंक्शंस भी मिल जाते हैं जिनको हम स्ट्रिंग्स के ऊपर रन करवा के देख सकते हैं. लेकिन ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो हम कैरेक्टर के ऊपर नहीं यूज कर सकते हैं. दे आर एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर स्ट्रिंग्स. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू एक्सेस दोज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, दोज प्रॉपर्टीज, दोज फंक्शंस, वी हैव टू यूज नल कैरेक्टर. नल कैरेक्टर की ये इंपॉर्टेंस होती है. मेजरली कॉलेजेस के अंदर नल कैरेक्टर के बारे में बात ही नहीं होती है. सिर्फ आपको इतनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए बोल दिया जाता है. बट जब तक आप बैकस्लैश ओ को यूज नहीं करोगे, कंपाइलर एज अ स्ट्रिंग उसको कंसिडर नहीं करेगा. एंड उसकी वजह से आप कोई भी प्रॉपर्टीज जो कि स्ट्रिंग्स के ऊपर हम यूज करते हैं वो भी यूज नहीं कर पाओगे. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इनिशियलाइज स्ट्रिंग्स. जब भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो उनको इनिशियलाइज करने के कुछ तरीके होते हैं. इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है, स्ट्रिंग्स को हम दो तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं. या तो हम नॉर्मली, जैसा भी मैंने आपको बताया, अगर हम लिखते हैं कैट नेम एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई राइट हेलो, यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं बिकॉज इट इज अ कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे. ठीक है, अगर हम यहाँ पर हेलो लिखते हैं तो ठीक है, तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं और लास्ट के अंदर बैकस्लैश ओ भी हमको इंक्लूड करना होता है. या तो हम कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर एक और सेकंड मेथड है विच इज क्वाइट इजियर देन दिस. हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. डबल कोट्स के अंदर हम लिख सकते हैं, या तो हम सिंगल कोट्स के अंदर एज एन एरे लिख सकते हैं, या फिर हम डबल कोट्स के अंदर डायरेक्टली जो भी हमारी स्ट्रिंग का नाम है वो लिख सकते हैं. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग. वो डिफरेंस क्या होता है कि जब भी आपको कैरेक्टर को डिक्लेयर करना होता है, यू ऑलवेज राइट इन सिंगल कोट्स. कैरेक्टर को आप जब भी डिक्लेयर करते हो आप हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हो. लेकिन
अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रहे हो, इट इज मैंडेटरी कि आप उन्हें डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हो। अगर आप डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते हो, अगर आप कुछ इस तरीके से लिख देते हो, तो कंपाइलर इसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर नहीं करेगा, एज अ कैरेक्टर कंसिडर करेगा। एंड कैरेक्टर के अंदर आप एट अ टाइम एक ही वैल्यू को पास कर सकते हो, दैट इज ओनली वन लेटर और ओनली वन अल्फाबेट और एनी अदर डिजिट। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक पूरा वर्ड पास करते हो तो आपको यहीं पे एरर दे देगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी यहीं पे, आप करके भी देख सकते हो। सो वाइल राइटिंग अ स्ट्रिंग लाइक दिस यू हैव टू इंश्योर कि आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिख लो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पर तो हमने बैकस्लैश ओ को इंक्लूड करा ही नहीं है, यहाँ पर तो हमने कोई नल कैरेक्टर इंक्लूड करा ही नहीं है। सो जब आप कुछ इस तरीके से अपने कोड लिखते हो, अपना जो भी आपकी स्ट्रिंग है आप उसको लिखते हो, हमें बैकस्लैश ओ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक नल कैरेक्टर एट द एंड ऐड कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अच्छा डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सिंगल कोट्स के अंदर हम एक कैरेक्टर टाइप का एरे बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमको कंपाइलर को बताना पड़ेगा अलग से जाकर कि ये एक स्ट्रिंग है, कंसिडर इट एज अ स्ट्रिंग। तो इसीलिए यहाँ पर बैकस्लैश ओ लगाना जरूरी हो जाता है। आप दोनों में से किसी भी मेथड को प्रेफर कर सकते हो। द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड इज दिस वन, द सेकेंड वन, जहां पर आप डबल कोट्स के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर देते हो, ठीक है। नाउ अब समझते हैं कि भाई मेमोरी के अंदर क्या होता है। अब मेमोरी के अंदर क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन मेमोरी एट द टाइम ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना दिया, मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग किस तरीके से डिक्लेयर होती है। तो यहाँ पर मैं कुछ एक वर्ड कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल वर्ड, लास्ट में हमारा आता है बैकस्लैश ओ। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली एक एरे बन गया, एंड एरे के अंदर जब भी मेमोरी असाइन होती है तो वो कंटिन्यूस होती है, दैट मीन्स कि कंटिन्यूस फैशन के अंदर मेमोरी असाइन होती है। दैट इज अगर इसका जो मेमोरी एड्रेस है इट इज 2000, तो इसका 2001, 2002, 2003 एंड इसका होगा 2004। नाउ यहाँ पर जो बैकस्लैश ओ है इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। इसको आप स्ट्रिंग से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जब हमने वर्ड लिखा है, हमने जब ये वर्ड लिखा है, तो यहाँ पर जो बैकस्लैश ओ हमने लिखा है ये भी एक स्ट्रिंग का ही पार्ट होता है। नाउ ये एक कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन क्यों होता है, बिकॉज इट इज अ कैरेक्टर एरे ओनली। स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे ही होता है। सो स्ट्रिंग की भी जो मेमोरी है उसको जब एलोकेट करा जाता है तो वो कंटिन्यूस फैशन के अंदर ही एलोकेट होती है। सो ये क्वेश्चन वाइवा में आता है कि जब भी हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो किस फैशन के अंदर हमारी जो मेमोरी है वो एलोकेट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस फैशन में होती है, बिकॉज स्ट्रिंग इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर एरे होंगी, एंड एरे के अंदर कंटिन्यूस फैशन के अंदर ही मेमोरी को एलोकेट किया। क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रिंग फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पर हमको दो स्ट्रिंग्स बनानी है, फर्स्ट विल बी ऑफ फर्स्ट नेम एंड द सेकेंड स्ट्रिंग विल बी ऑफ लास्ट नेम, ठीक है। वी हैव टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ अ यूजर, हमको एंटर करवाना है जो भी यूजर एंटर करते हैं अपना नेम थ्रू, एंड प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स यूजिंग अ लूप। एंड जो भी वो एंटर करते हैं फर्स्ट नेम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ही एंटर्ड आदित्य, लास्ट नेम में ही एंटर्ड करो, ठीक है। तो हमको एक एक कैरेक्टर को ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्सिंग मतलब कि हम अपने जो भी एरे है उसके अंदर हर एक एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं एंड उसको प्रिंट करवा रहे हैं, एंड वी हैव टू प्रिंट इट जब तक बैकस्लैश ओ नहीं आ जाता, क्योंकि बैकस्लैश ओ इंडिकेट्स कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो एंड हो चुकी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर कंडीशन क्या लगा सकते हैं, फॉर लूप लगाएंगे, एंड कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, जो सी एच है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, आइटरेटर ले लेते हैं, आप आई भी ले सकते हो, इट इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश ओ, क्योंकि जैसे ही बैकस्लैश ओ के इक्वल हुआ दैट मीन्स हम स्ट्रिंग के एंड तक आ चुके हैं, एंड वहीं पे क्या होगा, जो हमारी स्ट्रिंग है वो एंड हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आदित्य मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हम लूप लगाएंगे उसके अंदर हर एक एलिमेंट विजिट होगा। नाउ इफ ए इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश ओ, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, अगर ये बैकस्लैश ओ के इक्वल नहीं है दैट मीन्स कि हम इसको प्रिंट करवा देंगे तो ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हम हर एक एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करवाते जाएंगे, आई को प्रिंट करवाएंगे, टी प्रिंट होगा, वाई प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा, एंड लास्ट के अंदर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, बैकस्लैश ओ। नाउ जैसे ही बैकस्लैश ओ पर आएंगे वैसे ही हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगाया है, दैट मीन्स दैट
दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल, एंड जैसे ही इक्वल हो जाती है वैसे ही जो हमारा लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पर यहीं पर हम रुक जाएंगे। हमारी जो स्ट्रिंग है हम उसको पूरा ट्रेवर्स कर चुके हैं, हम उसको पूरा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको ये हम कंपाइलर पे भी लिखकर देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखते हैं, हैश include डॉट एच, हैश include डॉट एच इंट मेन। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन भी बनाएंगे हम यहाँ पर, void प्रिंट एरे के नाम से बना लेते हैं, प्रिंट के नाम से बना। ठीक है, यहाँ पे हम एरे पास करने वाले हैं ऑफ टाइप कैरेक्टर। ठीक है, नाउ इन मेन सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर फर्स्ट नेम बनाते हैं अपना फर्स्ट स्ट्रिंग, एंड इसको हम वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेकंड के साथ करेंगे, लास्ट नेम, इसको हम वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने वैल्यू दे दी। नाउ हम इस फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाना है। ठीक है, इसको डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाने वाले हैं, आपको ऐसे भी लूप के थ्रू इस क्वेश्चन को कर सकते हो। उससे पहले हम यहाँ पर आई को डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि हम आई को इसके अंदर यूज करने वाले हैं। आई को हम इनिशियलाइज करेंगे बाय 0, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है एरे के अंदर, एंड यहाँ पर हमने कैरेक्टर टाइप का एरे ही लिया है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे के हर इंडेक्स को हमको बेसिकली चेक करना है दैट इट इज नॉट इक्वल टू \o, यहाँ पे वो लिख देंगे \। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, i++ करेंगे। जैसे ही हम आगे आने वाले इंडेक्स पे जाते जाएंगे, हम बार बार कंडीशन को अपनी चेक करते हुए जाएंगे। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, printf करवा देंगे। printf हमारी जो भी इंडेक्स पे वैल्यू है %c में, क्योंकि यहाँ पर हम कैरेक्टर ले रहे हैं तो %d तो इंटीजर्स के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर ये कर देंगे। एंड नाउ जैसे ही हमारा जो भी नाम हम प्रिंट करवा रहे हैं वो प्रिंट हो जाता है, उसके बाद वी विल मूव टू नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे कर देते हैं \n। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को हमको कॉल करवाना है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट नेम को पास करेंगे, देन वी विल पास सेकेंड नेम, प्रिंट स्ट्रिंग करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नेम की जो भी वैल्यू है उसको पास कर देंगे, नेम। ठीक है, और फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे, लास्ट नेम के साथ पास करने वाले कर देते हैं लास्ट में, और लास्ट में हम लिखते हैं रिटर्न। तो बेसिकली हियर वी हैव टू राइट \0, एंड यहाँ पर हमको एरे डिफाइन करने थे। नाउ लेट्स रन इट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होकर आ चुका है आदित्य गर्ग, जो भी हमने वैल्यूज यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग के अंदर एंटर करी थी हमारे पास आ चुकी है। लेट्स सी द ड्राई रन ऑफ दिस। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया प्रिंट स्ट्रिंग के नाम से, कैरेक्टर बनाया हमने एरे। यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे साइज क्यों नहीं डाला। हमको यहाँ पे साइज को एंटर करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, बिकॉज स्ट्रिंग हैज स्पेशल प्रॉपर्टीज that string ends where \0 comes in normal array. We don't know how many elements are there. जो हमारा नॉर्मल एरे होता है हमको नहीं पता होता कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स प्रिंट होने वाले हैं, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हमको पता होता है कि जैसे ही \0 आ गया दैट मीन्स हमारा जो स्ट्रिंग है वो एंड हो चुकी है। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमको जो साइज है वो उसको एंटर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर बनाया, फर्स्ट नेम एक एरे बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू दे दी है, लास्ट नेम एरे बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू दे दी। प्रिंट स्ट्रिंग में सबसे पहले हमने पास की फर्स्ट नेम की वैल्यू दैट इज आदित्य हमने पास करा। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले i = 0 से स्टार्ट होगा, एंड यहाँ पर एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स दैट इज 0th इंडेक्स पे जो भी हमारा एलिमेंट है दैट इज a। तो सबसे पहले क्या होगा, a की कंडीशन चेक होगी कि जो a है वो \0 के इक्वल तो नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं है दैट मीन्स हम उसको प्रिंट करवा देंगे। बिल्कुल ठीक है। नाउ हम i++ पर जाएंगे, i++ पर जाके i की वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट हो जाएगी 1, दैट मीन्स हम सेकेंड एलिमेंट पे आ चुके हैं।
दैट इज द डी को हम एक्सेस कर लेंगे, देन वी विल चेक दैट इफ डी इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0 और नॉट। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको भी प्रिंट करवा देंगे। ऐसे ही हम टिल ए तक इसको प्रिंट करवा देंगे। एंड लास्ट में क्या होगा, कंपाइलर अपने आप ही एक नल कैरेक्टर ऐड कर देता है, दैट इज बैकस्लैश 0 को ऐड कर देगा। एंड जैसे ही वो कंडीशन चेक होगी दैट इज बैकस्लैश 0 नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, तो यहाँ पे जो कंडीशन हमारी वो फॉल्स हो जाती है। एंड हम इस लूप से, फॉर लूप से एग्जिट कर जाएंगे, बैकस्लैश एन एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएंगे एंड देन हम यहाँ पर आएंगे। नाउ वापस से क्या होगा, सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, दैट इज फॉर द लास्ट नेम। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड फॉर गर्ग ऑल्सो। एंड यहाँ पर हमारे पास आदित्य गर्ग जो पूरा नेम है हमारे पास जो प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। अभी तक हमने जो भी प्रिंट कराया दैट इज प्रिंटेड यूजिंग परसेंटेज सी। लेकिन क्या हम हर बार परसेंटेज सी को ही यूज करेंगे टू प्रिंट द स्ट्रिंग? ऐसा नहीं होगा। हम क्या यूज करते हैं फॉर स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली परसेंटेज एस को यूज कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू प्रिंट द स्ट्रिंग। यहाँ पर क्या होता है, जब हम परसेंटेज सी यूज करते हैं तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को प्रिंट करता है, लेकिन जो परसेंटेज एस है ये स्ट्रिंग को एक ही बारी में, एक ही फ्लो के अंदर प्रिंट करके हमको दे देता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल हम एक कैरेक्टर नेम ले लेते हैं प्रिया, ठीक है, तो जब हम इसको प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ करके जब हम प्रिंट एस करते हैं एंड यहाँ पर हम जब नेम लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो ये पूरा वर्ड है दैट इज प्रिया, ये हमारे पास प्रिंट होकर आ जाता है। सेम प्रोसीजर वी कैन फॉलो फॉर इनपुट ऑल्सो। इनपुट के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं स्कैनएफ करेंगे, परसेंटेज एस करेंगे एंड यहाँ पर नेम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम एड्रेस ऑफ नेम जो हम हर बार यूज करते हैं वो हम यूज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो अल्टीमेटली एक कैरेक्टर एरे ही है एंड एरे इज ऑलवेज अ पॉइंटर। तो पॉइंटर के साथ हमको एड्रेस को यूज करने की यहाँ पर ऐसा नीड नहीं होती है। सो इस कोड को एक बार हम प्रोग्राम में भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिख लेते हैं, hash include stdio.main, देन यहाँ पर एक कैरेक्टर बनाते हैं नेम के नाम से और साइज 50, स्कैनएफ करवाते हैं परसेंटेज एस एंड यहाँ पर करवाएंगे नेम। ठीक है, उसके बाद सेम वैल्यू को हम क्या करवाने वाले हैं, प्रिंट करवाने वाले हैं, लाइक योर नेम इज एंड यहाँ पर नेम आ जाए परसेंटेज एस, ठीक है, एंड देन वील राइट रिटर्न सेव। यहाँ पे हमने एंटर करा दिया एंड यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ गया दैट योर नेम इज प्रिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर ये पूरा लूप लगाया, तो यहाँ पे हमको लूप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर हम परसेंटेज एस को यूज कर रहे हैं एंड इन द लास्ट प्रोग्राम वी यूज परसेंटेज सी। तो ये फायदा होता है अगर हम सीधा स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इट इज रिकमेंडेड कि आप परसेंटेज एस यूज करो इंस्टेड ऑफ परसेंटेज सी, वरना हमको पूरा का पूरा लूप लगाना पड़ता है, ट्रेवर्सिंग करनी पड़ती है हर एक एलिमेंट की इनसाइड द एरे। ठीक है, now there is one question that we have to solve. Okay, so the question is that we have to ask a user to enter their first name and last name. Okay, so the question is that we have to firstly ask the user to enter their first name and फिर फर्स्ट नेम को हमको आउटपुट भी देना है एंड यही सेम चीज हमको ट्राई करनी है फुल नेम के साथ। सो लेट्स डू इट। वैसे तो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको हम फुल नेम के साथ कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं फुल नेम एंड यहाँ पर भी फुल नेम एंटर करवा लेते हैं। ठीक है, सेम ही प्रोग्राम हो गया ऑलमोस्ट। लेट्स एंटर आदित्य गर्ग। ठीक है, अब हमने नाम तो एंटर करा आदित्य गर्ग विच इज फुल नेम, बट हमारे पास जब नेम प्रिंट होकर आया तो वो सिर्फ आदित्य आया। दैट मीन्स हमारे पास जब हमने ये स्पेस दिया, स्पेस के बाद जितनी भी स्ट्रिंग थी वो हमारी प्रिंट होकर यहाँ पर नहीं आई है। इससे हमको एक बात सीखने को मिलती है और वो क्या है, एक वर्ड से ज्यादा हम स्कैनएफ के अंदर एंटर नहीं करवा सकते। मल्टी वर्ड जो स्ट्रिंग्स होती हैं, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग्स स्पेसेस के साथ जो भी होती हैं विद स्पेसेस, उसको स्कैनएफ एंटर नहीं करवा सकता, इनपुट नहीं करवा सकता। जब तक आप कोई स्पेस नहीं दोगे तब तक तो आपकी स्ट्रिंग आपको प्रिंट होकर मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही आपने स्पेस दिया एंड उसके बाद आपने जितनी भी स्ट्रिंग लिखी
वो स्ट्रिंग आपकी प्रिंट होकर आपको नहीं मिलेगी। सो ये बेसिकली इसका एक डिसएडवांटेज है। scanf does not support multi-word strings with spaces। अगर आपको एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ प्रिंट करवाना है तो वो तो आप कर ही नहीं सकते। तो इसका भी हमारे पास एक सोल्यूशन आया है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस। हमने पहले बात करी थी कि स्ट्रिंग के पास कुछ ऐसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के पास ही होते हैं, और इसी की वजह से स्ट्रिंग एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप बन जाता है। तो स्ट्रिंग फीचर्स में हम बेसिकली 3 फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट गेट एस। डोंट रीड इट एज गेट्स, इट इज गेट एस, पुट एस एंड एक है एफ गेट एस। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये तीनों क्या क्या काम करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली गेटस क्या करता है, गेटस से हम क्या करते हैं, अगर हमको कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करवानी है, चाहे वो कोई मल्टी वर्ड स्ट्रिंग ही क्यों ना हो, कोई सेंटेंस हो, कोई फुल नेम हो, या फिर हेलो वर्ड ही क्यों ना हमको प्रिंट करवाना हो, तो वो हम गेटस के थ्रू कर सकते हैं। बट गेटस की यहाँ पर एक डिसएडवांटेज होती है कि ये हो चुका है आउटडेटेड। आउटडेटेड मीन्स कि पुराना हो चुका है एंड इट इज क्वाइट डेंजरस ऑल्सो। ये आपको यूज नहीं करना चाहिए। जो लेटेस्ट सी कंपाइलर्स है उनके अंदर अब गेटस नाम का कोई फीचर है ही नहीं, हटा दिया गया है, अब इसको यूज नहीं करता। अगर आप इसको यूज भी करते हो तो आपको वार्निंग भी थ्रू होती है। पुटस क्या करता है, इट इज यूज फॉर आउटपुट। अब इनपुट एंड आउटपुट के लिए वैसे तो हमारे पास प्रिंटफ होता है और स्कैनफ होता है, बट स्कैनफ यहाँ पर डिसएडवांटेज देता है जिसको कॉन्कर करता है हमारा गेटस। लेकिन क्योंकि गेटस एक आउटडेटेड फंक्शन हो चुका है तो इसके प्लेस पे हम यूज करते हैं एफ गेटस। एफ गेटस का भी काम लगभग बिल्कुल गेटस जैसा ही होता है, कुछ न्यू फीचर्स इसके अंदर ऐड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो पुटस क्या करता है, ये हमको आउटपुट देता है। कोई भी अगर हम स्ट्रिंग एंटर करें तो उसका हमको आउटपुट निकाल कर दे देता है। अगर हम अपनी कोई भी स्ट्रिंग का आउटपुट चाहते हैं तो उसको हम नॉर्मली कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। गेटस के लिए अगर आप लिखना चाहो तो उसको भी आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। एफ गेटस की बात करें तो जब भी आपको कोई भी स्ट्रिंग चाहिए होती है तो सबसे पहले आप इसके अंदर 3 चीजें लिख रहे होते हो, स्ट्रिंग, एंड लास्ट में आप लिखते हो फाइल। नाउ यहाँ पर जो हमने सबसे पहले स्ट्रिंग लिखी है इसका मतलब होता है स्ट्रिंग का नेम। जो भी आप स्ट्रिंग एंटर करना चाहते हो वो स्ट्रिंग। एन डिफाइंस, एन का मतलब होता है यहाँ पर कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो कितने साइज की है, मैक्सिमम हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू यू वांट टू इनपुट इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। एफ गेटस भी इनपुट के लिए ही हम काम में लेते हैं। एंड फाइल पे अभी हमको इतना ज्यादा नहीं जाना है, फाइल की जगह अभी हम लिख सकते हैं stdio। ठीक है, stdio का जैसे मतलब होता है, हम यहाँ पर stdio लिखते हैं जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। वैसे ही stdin का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, तो अभी के लिए हमको इतना ही ध्यान रखना है, बाद में इसके आगे जाकर ना हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। नाउ एफ गेटस क्या करता है, इट स्टॉप्स व्हेन n-1 character is input or new line is entered, new line is entered। तो जब भी आपको whenever you enter a string, if you enter till n-1 हो तो तब भी आपके पास पूरी की पूरी string enter होकर आ जाती है एंड आपका सेंटेंस ओवर हो जाता है। ठीक है, इसको ही हम तीनों फंक्शंस को अपने कंपाइलर में भी एक बार यूज करके देख लेते हैं। यहीं पर पढ़ लेते हैं अपन। यस, यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं ऑफ साइज लेट इट बी 100 साइज की। हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इनपुट करने वाले हैं। लेट्स यूज गेटस आल्सो। गेटस को भी आप यूज करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ str लिखना होता है एंड फिर आप कर दो पुटस, यहाँ पर str। ठीक है, that is again I'm saying it is not a viable method that you should use while writing a program। इससे आपके जो प्रोग्राम है वो इजीली हैक हो जाते हैं। अगर आप आगे जाके कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो, अगर आप उसके अंदर गेटस को यूज करते हो तो आपका प्रोग्राम इजीली हैक होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर लेट मी एंटर 2 वर्ड्स, तभी पता चलेगा। हेलो वर्ल्ड,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, गेटर्स के थ्रू हमने इसको लिखा एंड पुटर्स के थ्रू हमको ये जो वैल्यू है हेलो वर्ल्ड वो हमको मिल चुका है। नाउ अब गेटर्स की जगह वी विल बी यूजिंग एफ गेटर्स, तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं इसका साइज जो कि है 100 एंड देन वी विल राइट stdin अभी के लिए। ओके, अगेन वी राइट हेलो वर्ल्ड। ओके, तो यू कैन सी कि हमने दो वर्ड्स को एंटर करा, स्पेस के बाद वाली जो स्ट्रिंग है उसको भी पुटर्स ले लेता है। नाउ जब भी हम पुटर्स यूज करते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो हमको प्रिंट होकर तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो पुटर्स के बाद अगर हम पुटर्स को यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हमको नेक्स्ट लाइन के लिए कोई भी स्टेटमेंट को यूज करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली हम न्यू लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। देखो, हमने जब बात करी थी एरे की, एरे के बारे में हमने बोला था कि एरे क्या होता है, एक पॉइंटर होता है, पर हमारा जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या होता है, एक कैरेक्टर एरे होता है। सो इनडायरेक्टली स्ट्रिंग एक पॉइंटर भी होता है। स्ट्रिंग को अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आप पॉइंटर के थ्रू भी उसे डिक्लेयर कर सकते हो। वो किस तरीके से कर सकते हैं, लेट्स सी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं कैर एंड एक पॉइंटर बनाते हैं str के नाम से, इसके अंदर हम स्टोर करवा लेते हैं हेलो वर्ल्ड। कुछ इस तरीके से हमने अपनी स्ट्रिंग बना ली। अब ये मेमोरी में जाकर किस तरीके से स्टोर होगी उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मेमोरी है, ठीक है। सो मैं अभी आपको यहाँ पर हेलो ही स्टोर करके दिखा रही हूँ एंड लास्ट में हमारा नल कैरेक्टर आ जाता है। नाउ यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो स्ट्रिंग है वो मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्टोर हो गई एंड द एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन द कैरेक्टर पॉइंटर str, जो कि इस इंडेक्स के ऊपर पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या, व्हेनेवर वी आर स्टोरिंग अ स्ट्रिंग इन मेमोरी the assigned address is stored in the character pointer, और वो जो character pointer है वो यहाँ पर क्या है, हमारा str है, ठीक है। now there is a basic difference between a string pointer and character array। character array के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। character array and pointer, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होता है कि जब भी आप पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज करते हो, कैर स्टार str आपने यहाँ पर लिखा एंड यहाँ पर आपने लिखा हेलो, कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर लिखा। नाउ व्हेनेवर यू इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग बाय पॉइंटर यू कैन री-इनिशियलाइज इट। मतलब मैंने एक बार इसको इनिशियलाइज कर दिया है, बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको दोबारा से इनिशियलाइज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस बार हमने इसको कर दिया वर्ल्ड, तो मैं इसको ये भी कर सकती हूँ। और जब हम इसको पुटर्स की मदद से कॉल करवाएंगे, जब हम पुटर्स से str को कॉल करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, मेरे पास वर्ल्ड एज एन आउटपुट आ रहा होगा, क्योंकि हमने पॉइंटर यूज करा है एंड पॉइंटर में हमारी जो एड्रेस है, एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो ही चेंज हो जाती है बिल्कुल। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्ल्ड आ जाएगी और हेलो हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर हम कैरेक्टर एरे की बात करते हैं, जब भी हम कैरेक्टर एरे की बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एरे के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि वापस से यहाँ पर आते ही आते हैं। वो क्या प्रॉपर्टी होती है, जब भी आप एरे को डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 2 3 से आपने किसी के एरे को इनिशियलाइज कर दिया। नाउ अगर आपको इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करनी है या फिर कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है या फिर इस पूरे के पूरे एरे को ही आपको चेंज करना है, तो वो आप इसी एरे के अंदर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक अनदर एरे। आपको एक न्यू एरे बनाना पड़ेगा और अगर आपको यही वैल्यूज रखनी है तो आपको यही रखनी पड़ेगी, और जो भी आप मॉडिफिकेशन कर रहे थे, अपडेशन कर रहे थे अपने एरे के अंदर, वो करने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि अगर आपको वैल्यू को चेंज करना है तो आपको वापस से एक न्यू एरे बनाना पड़ेगा। सो कैरेक्टर एरे भी यही बोलता है कि अगर आपने एक बार स्ट्रिंग को सेव कर दिया, स्ट्रिंग को अगर आपने एक बार इनिशियलाइज कर दिया तो आप उसको दोबारा से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो अगर मैं इसको वापस से इनिशियलाइज करके बोलूं इसकी वैल्यू कर दो आप वर्ल्ड, तो वो नहीं होगा। हम जब प्रिंट करवाएंगे तो हमको एरर मिल जाएगी कि आप दोबारा से री इनिशियलाइज नहीं कर सकते व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ कैरेक्टर एरे। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। वाइवा के अंदर आपसे ये डिफरेंस पूछा जा सकता है। ऑल्सो 1 मार्क में भी चांसेस हैं इसके आने के। नाउ लेट्स डू अ सिंपल प्रोग्राम बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड।
Okay, so firstly we'll be writing the header file #include stdio.h. इसके बाद हम बनाने वाले अपना int main section. int main section के अंदर हम एक कैरेक्टर बना लेते हैं. सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल चेंज str के नाम से हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं. इसकी वैल्यू को हम पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं टू हेलो. ठीक है, इसको प्रिंट करवा लेंगे चेंज str. नाउ क्या करेंगे, चेंज str को एक न्यू वैल्यू असाइन करेंगे. चेंज str इज इक्वल्स टू वर्ल्ड. ठीक है, अब इसको प्रिंट करवा लेंगे चेंज. ठीक है, ओके. सो ये हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है पहले हेलो एंड देन इट इज कमिंग वर्ल्ड. क्योंकि सबसे पहले हमने चेंज str के अंदर जो स्ट्रिंग स्टोर करी थी दैट वाज हेलो एंड उसके बाद हमने इसको चेंज कर दिया टू वर्ल्ड. तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होकर आ रहा है, वर्ल्ड. तो अगर हम इसी को यहाँ पर हेलो वर्ल्ड करते हैं, आई थिंक ज्यादा अच्छे से आउटपुट क्लियर हो रहा होगा. सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आएगा एंड इन द नेक्स्ट लाइन हमारे पास सिर्फ वर्ल्ड प्रिंट होकर आएगा यहाँ पर. क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या करा, हमने जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू ही चेंज कर दी है यहाँ पर. अगर आप यहाँ पर 1 2 3 भी लिखो, यू विल राइट एनीथिंग 1 2 3 4 कुछ भी अगर आप यहाँ पर लिखते हो तब भी आपके पास क्या होगा, जो आपकी न्यू अपडेटेड स्ट्रिंग है आपके पास वही प्रिंट होकर यहाँ पर आ रही होगी. ओल्ड स्ट्रिंग दोबारा से प्रिंट होकर यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि वो एड्रेस लेवल पे चेंज हो चुकी है. नाउ इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स यूजर नेम एंड प्रिंट इट्स लेंथ. हमको क्या करना है, हमको यूजर का नाम पहले तो एंटर करवाना है एंड देन यूजर का नाम जो भी है, फॉर एग्जाम्पल ABC है, इसकी जो भी लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ हमको प्रिंट करवानी है. ठीक है, उस प्रोग्राम को किस तरीके से करते हैं इसे मैं करके देख लेते हैं. #include stdio.h. मेक श्योर अगर आप टर्बो से यूज कर रहे हो तो आप conio.h भी इंक्लूड करोगे. नाउ इंट मेन के अंदर हम सबसे पहले एक कैर नेम बना लेते हैं. इसका साइज डिफाइन कर लेते हैं 200. ठीक है, नाउ यहाँ पर fgetters करेंगे फॉर द इनपुट. सबसे पहले वील बी राइटिंग द नेम. इसके बाद हम लिखते हैं कि साइज क्या है हमारी स्ट्रिंग का एंड लास्ट के अंदर हम क्या लिख रहे होते हैं stdin. नाउ यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाने वाले हैं. किस नाम से बनाएंगे, काउंट लेंथ के नाम से बना लेते हैं, जो कि हमको काउंट करके बताएगा कि यूजर के नेम के अंदर कितने लेटर्स हैं. नाउ यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने फंक्शन बनाया है इसके अंदर एक लूप लगाना पड़ेगा. लूप क्यों लगाना पड़ेगा, बिकॉज हमको एक एक कैरेक्टर को बार बार प्रिंट करवाना है. कब तक प्रिंट करवाना है, जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता. नल कैरेक्टर कब आता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, जब हम अपनी स्ट्रिंग के बिल्कुल एंड में पहुंच चुके होते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंट काउंट को इनिशियलाइज कर देते हैं बाय 0. स्टार्टिंग में काउंट की वैल्यू 0 रहेगी एंड यहाँ पर आई को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं. फॉर लूप लगाते हैं, आई को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ARR I. जब तक एरे के इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है इट इज नॉट इक्वल टू हमारा नल कैरेक्टर, तब तक क्या होना चाहिए, I++ करते रहो. और इसके अंदर हम कर सकते हैं काउंट ++. ठीक है, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट. नाउ यहाँ पर सिर्फ काउंट रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, काउंट -1. अब काउंट -1 क्यों रिटर्न करना होता है, काउंट क्यों नहीं रिटर्न कर सकते, इसको एक बार जब हम रन करेंगे तब बताएंगे. नाउ यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं printf लेंथ इज %d एंड यहाँ पर सिंपली हम क्या करने वाले हैं, अपना जो फंक्शन है उसे कॉल करवाने वाले हैं काउंट लेंथ एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा जो नेम है उसकी वैल्यू. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम दिख रहा होगा पूरा का पूरा. और इसी के बाद हमको रिटर्न 0 भी लिखना है क्योंकि हमने इंट मेन लिखा है, रिटर्न टाइप नहीं दिया. इसको दे देते हैं इंट, यहाँ पर भी इंट. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आई एंटर्ड आदित्य, इसकी जो लेंथ आ रही है दैट इज 7, लेकिन एक्चुअली में इसकी जो लेंथ है दैट इज 6। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो काउंट है, नाउ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ये काउंट लिखा है ये पहले ही प्लस प्लस हो रहा है। मतलब जब भी हम इस लूप को रन कर रहे हैं, इसके अंदर की जो काउंट की वैल्यू है ये वैसे ही बढ़ रही है जैसे कि हमारी आई की वैल्यू बढ़ रही है। नाउ आई लास्ट में प्लस प्लस होके नल कैरेक्टर को तो काउंट कर ही लेता है, इसीलिए लास्ट में हमको काउंट -1 करने की यहाँ पर जरूरत है इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट वैल्यू। तो अगर अब हम यहाँ पर एंटर करते हैं आदित्य, तो अब यहाँ पर हमको मिल रही है लेंथ 6। अगर इसको दोबारा से एंटर करना चाहें तो दोबारा से एक और वैल्यू को यहाँ पर इनपुट ले सकते हैं, एग्जाम्पल प्रिया। तो यहाँ पर इसकी लेंथ क्या आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम को डिजाइन करा है। अगर हमको जो भी हम यूजर का नेम एंटर कर रहे हैं अगर उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हमारा पूरा ये वाला फंक्शन जो है ये हमारे इसके अंदर आने वाला है। नाउ एक नई चीज के बारे में पढ़ते हैं, एक न्यू टॉपिक के बारे में, दैट इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं string.h के बारे में। नाउ हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर math.h पढ़ा था, maths.h पढ़ा था। ये क्या करता था, मैथ्स के जितने भी फंक्शंस हैं उनको स्टोर करके रखता था। इसके अंदर हमने एक फंक्शन भी पढ़ा था। अगर हम n, m लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, n की पावर m। तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। कुछ इसी तरीके से हमारे पास string.h एक हेडर फाइल होती है जिसके अंदर काफी सारे फंक्शंस हमको प्रोवाइडेड होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइडेड होते हैं जो कि हमारा काफी सारा टाइम सेव करने में मदद करते हैं। नाउ यहाँ पर हमने ये जो पूरा का पूरा हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है ये ऑलरेडी कोड के अंदर लिखा हुआ है। ये ऑलरेडी स्प्रिंग ने अपने आप बोल रखा है कि हमने इसका पूरा एक फंक्शन बना रखा है, आप उसको यूज कर लो, आपको बार बार एक न्यू फंक्शन को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम बेसिकली 4 इसके फंक्शंस को कवर करने वाले हैं बिकॉज दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस। आपका होमवर्क ये रहेगा कि बाकी के जितने भी फंक्शंस हैं उनका आप खुद से जाके एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो कि कौन से होते हैं, उनका क्या काम होता है एंड उनको हम कोड के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो द वेरी फर्स्ट इज strlen। नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि ये क्या काम करता होगा। बेसिकली ये क्या करता है, हमारी जो भी स्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ कैलकुलेट करने में मदद करता है। अभी जो हमने क्वेश्चन करा बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करा, हमने पूरा का पूरा एक न्यू फंक्शन बनाया काउंट लेंथ के नाम से, बल्कि वो काम सिर्फ इस एक लाइन से हो जाएगा। नाउ यहाँ पर ये क्या कर रहा होता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग नल कैरेक्टर। हमारा जो नल कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पर तो हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी, जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाए तब तक आपको कंडीशन चेक करनी है। लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, ये हमारी जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है उसको प्रिंट कर देता है और जो नल कैरेक्टर है उसको ये एक्सक्लूड कर देता है, उसको ये नहीं मानता है, उसको ये गिनता भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल करके दिखाऊं, सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम यहीं पर कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल एक, यहाँ पर लिखते हैं #include stdio.h। नाउ यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के साथ एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, दैट विल बी string.h। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इस हेडर फाइल के अंदर जो फंक्शंस है, इस स्ट्रिंग की जो प्रॉपर्टीज है हम उनको यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। जैसे कि जब भी हम stdio को यूज करते हैं तो हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें printf यूज करना होता है, हमको scanf जैसे फंक्शंस को यूज करना होता है। उसी तरीके से string.h को भी हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम उसके फंक्शंस को भी अच्छे से यूज कर पाए। int main, ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं एक char name एंड इसकी वैल्यू को हम दे देते हैं आदित्य। ठीक है, इसको ही हम printf करवा लेते हैं, printf length is %d एंड यहाँ पर क्या करवा देते हैं strlen एंड अंदर क्या पास करेंगे अपन, अपनी जो भी स्ट्रिंग का नाम है दैट इज नेम।
तो वो पास कर देंगे, लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है दैट इज लेंथ इज 6। नाउ यहाँ पर तो इसने वैल्यू दे दी, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो strlen है, स्ट्रिंग लेंथ है, ये हमको अनसाइंड इंट के अंदर वैल्यू दे रहा होता है। अगर आप VS कोड के अंदर इस प्रोग्राम को रन करोगे तो वहां पर आपको एक वार्निंग थ्रो होगी कि इसकी लेंथ को आप इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते हो, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अनसाइंड लॉन्ग को यूज करना पड़ेगा। तो उसका भी एक तरीका है, आप क्या कर सकते हो, आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। किस तरीके से, आप यहाँ पर एक न्यू फंक्शन बना लो, फंक्शन नहीं, एक डेटा मेंबर वेरिएबल बना सकते हो आप, यहाँ पे इंट लेंथ के नाम से बना लो। एंड यहाँ पर आपने जो भी लिखा है strlen, इसकी वैल्यू को आप सेव कर लो इसके अंदर। इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, टाइप कास्टिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। एंड फिर आप क्या करो, यहाँ पर लेंथ को प्रिंट करवा लो, तो क्या होगा, आपके पास कोई भी वार्निंग नहीं आएगी। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना रह गया था, आपके पास कोई भी वार्निंग नहीं आएगी। एंड जो आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड फंक्शन। जो हमारा सेकेंड फंक्शन इसके बाद में आता है दैट इज स्ट्रिंग कॉपी। इसके बीच में गैप नहीं है। स्ट्रिंग कॉपी में क्या होता है, यहाँ पर आप अपनी लिखते हो न्यू स्ट्रिंग एंड यहाँ पर आप लिखते हो अपनी ओल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कॉपी का काम क्या होता है, इट कॉपीज द वैल्यू ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग इनटू न्यू स्ट्रिंग। हमारी जो भी ओल्ड स्ट्रिंग की वैल्यू है वो हमारी नई स्ट्रिंग के अंदर कॉपी हो जाती है। इसको अगर मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल करके बताती हूँ मैं आपको, एक ड्राई रन के फॉर्म के अंदर। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कैर str1 बनाते हैं एंड इसकी वैल्यू को हम दे देते हैं हेलो। कैर बनाते हैं str2 एंड इसकी वैल्यू को दे देते हैं हम वर्ल्ड। ठीक है, अब जब हम स्ट्रिंग कॉपी करेंगे, सबसे पहले हम लिख रहे होंगे वैल्यू ऑफ अपनी जो हमारी ओल्ड स्ट्रिंग है, अपनी जो न्यू स्ट्रिंग है, सॉरी, ये हमारी है एक न्यू स्ट्रिंग एंड ये हमारी ओल्ड स्ट्रिंग है, कॉमा करके str2 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करवा लेंगे, जब प्रिंट करवाएंगे, तो जो हमारे पास आउटपुट निकल के आएगा दैट विल बी वर्ल्ड। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग 1 की वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है विद द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 2। दैट मीन्स कि स्ट्रिंग 2 की वैल्यू कॉपी हो चुकी है स्ट्रिंग 1 के अंदर। स्ट्रिंग 1 की जो इनिशियली वैल्यूज थी वो डिस्कार्ड हो चुकी है ना। अगर आप स्ट्रिंग 2 को भी कॉपी कर पाओगे तो दोनों की वैल्यूज आपको बोल्ड मिलेगी बिकॉज कॉपी हो चुकी है। ठीक है, इसको भी एक बार यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, यहीं पर करके देख लेते हैं। इसको मैं कॉमेंट आउट कर देती हूँ। यहाँ पर बना लेते हैं एक कैर ओल्ड स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं बाय हेलो, और एक बना लेते हैं अपन न्यू स्ट्रिंग, वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेते हैं बाय वर्ल्ड। ठीक है, ये कर दिया। फिर हम यूज करते हैं स्ट्रिंग कॉपी। सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं अपनी न्यू स्ट्रिंग के, एंड देन वी राइट द वैल्यू ऑफ द ओल्ड स्ट्रिंग str। ठीक है, ये कर लेंगे, एंड देन फिर पुटर्स करवा लेंगे। इसको करवाएंगे, न्यू स्ट्रिंग को करवाएंगे, क्योंकि उसी की वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है यहाँ पर। एंड अगर आप चाहो तो आप ओल्ड स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा कर देख सकते हो, ओल्ड स्ट्रिंग, लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0। ओके, तो हमने यहाँ पर लोअर केस के अंदर लिख लिया था, इसलिए एरर आ रही थी। नाउ हमारे पास जब प्रिंट होकर आया तो हमारे पास दोनों के अंदर क्या प्रिंट होकर आ रहा है, यहाँ पर हेलो प्रिंट होकर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो ओल्ड स्ट्रिंग की हमने वैल्यू फिक्स करी है दैट वाज हेलो, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, ओल्ड स्ट्रिंग की वैल्यू कॉपी हो जा रही है न्यू स्ट्रिंग के अंदर। इसलिए जब हमने न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू को कॉपी करवाया, जब हमने न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करवाया तो हमारे पास हेलो प्रिंट होकर आया। ओल्ड स्ट्रिंग की भी वैल्यू को जब हमने प्रिंट करवाया तो भी हमारे पास हेलो ही प्रिंट होकर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रिंग कॉपी किस तरीके से काम करता है। नाउ हमारे पास जो थर्ड फंक्शन यहाँ पर आज के लिए है दैट इज स्ट्रिंग कंपेयर। ये क्या करता है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, एंड यहाँ पर हम अपनी जो भी हमारी सेकेंड स्ट्रिंग होती है उसको लिखते हैं। स्ट्रिंग कंपेयर बेसिकली दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। इज यूज्ड टू कंपेयर two strings
एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू। एक वैल्यू भी हमको ये रिटर्न करके देता है। नाउ वो वैल्यू तीन फॉर्म्स के अंदर हो सकती है, आइदर इट कैन बी जीरो, इट कैन बी अ पॉजिटिव वैल्यू और इट कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू। नाउ जीरो हमको कब ये शो करता है, जीरो एज आउटपुट कब आता है, जब हमारी दोनों स्ट्रिंग्स जिसको भी हम कंपेयर करना चाह रहे हैं वो दोनों बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम हेलो है, अगर हमारी सेकेंड स्ट्रिंग का भी नाम हेलो है, तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जीरो एज एन आउटपुट आता है। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो इनकी आस्की कोड्स होते हैं ना, आस्की कोड्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये क्या होता है, एक दूसरे में से माइनस होते हैं। सबसे पहले ये चेक होता है कि कहाँ पर डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है ना। पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है ही नहीं, तो ये हमको क्या रिटर्न कर देता है, जीरो। जीरो का मतलब कि दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल सेम है। नाउ सेम का मतलब सेम इसलिए नहीं कि साइज दोनों का सेम है, सेम का मतलब इसलिए कि जो लेटर फर्स्ट पे है सेकेंड स्ट्रिंग के अंदर भी सेम टू सेम लेटर्स का अरेंजमेंट है, सेम कैरेक्टर्स का अरेंजमेंट है। ठीक है। नाउ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू कब रिटर्न होकर आती है, व्हेन द फर्स्ट स्ट्रिंग इज लार्जर देन द सेकेंड स्ट्रिंग। ये डिपेंड करता है इनकी जो भी आस्की वैल्यूज है उसके ऊपर। अगर मैं आपको पॉजिटिव का एक एग्जांपल दूं, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल, हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो है बनाना एंड जो सेकंड स्ट्रिंग है दैट इज एप्पल, कैपिटल ए। हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम है बनाना एंड द सेकंड स्ट्रिंग नेम इज एप्पल। नाउ अगर हम सबसे पहले क्या चेक होगा कि कहाँ पर डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर आ रहा है, तो यहाँ पर तो फर्स्ट में ही डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर आ गया, इसमें बी आ गया, इसमें ही आ गया। और बी की जो आस्की कोड होती है, बी का जो आस्की वैल्यू होता है वो क्या होता है, 66 होता है। कैपिटल बी की बात होगी। ऐसे ही कैपिटल ए की क्या वैल्यू होगी, बी से कम, दैट इज 65। नाउ जब भी हम स्ट्रिंग फर्स्ट को स्ट्रिंग सेकंड के साथ माइनस करते हैं, दैट इज 66 माइनस 65 करेंगे, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी। अब आपके पास हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी इफ योर फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द सेकेंड स्ट्रिंग। नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, जब आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर देन द सेकेंड स्ट्रिंग, या फिर आप क्या बोल सकते हो, दैट सेकेंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द फर्स्ट स्ट्रिंग। तो इसके अंदर आप कुछ इस तरीके से मान सकते हो कि फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारी एप्पल एंड सेकेंड स्ट्रिंग है हमारी बनाना। अब क्या होगा, यहाँ पर 65 माइनस 66 होगा, तो हमारे पास आउटपुट में एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक -1 आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम स्ट्रिंग के फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, जब भी हम स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कॉपी को अप्लाई करते हैं, एक और फंक्शन की अभी हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर इसका जीरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आए तो उसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है। वैसे तो वाइवा के अंदर काफी कम पूछा जाता है, बट अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी पे जा रहे हो तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। नाउ द फोर्थ वन, सबसे पहले इसका हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। यहीं पर मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। तो अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग बना लेते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग, एंड इसकी जो भी वैल्यू है वो हम दे देते हैं एप्पल। एक सेकेंड स्ट्रिंग बनाएंगे, इसकी वैल्यू क्या देंगे, बनाना। अब क्या करने वाले हैं, प्रिंट एफ करवा देंगे। प्रिंट एफ में मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ, जैसे कि हमने फर्स्ट के अंदर करा था, %d %d एंड यहाँ पर कर लेते हैं स्ट्रिंग कंपेयर। और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले, अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग का जो भी नाम है वो लिखने वाले हैं, एंड देन हम अपनी सेकेंड स्ट्रिंग का नाम लिखने वाले हैं, सेकेंड स्ट्रिंग। ठीक है, लास्ट में कर देंगे रिटर्न 0, दैट मीन्स आवर प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। इसको रन करवा के देख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी दैट विल बी +1। -1 क्यों आई है, क्योंकि सबसे पहले हमने एप्पल लिखा है एंड देन हमने बनाना लिखा है, तो इसकी वजह से हमारे पास एक -1 वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, अगर आप यहाँ पर सबसे पहले अपनी सेकेंड स्ट्रिंग को पास करो एंड देन अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग को पास करो, तो आपके पास क्या होगा, +1 आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाएगा।
आपको स्ट्रिंग्स के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। नाउ लेट्स डिस्कस द फोर्थ फंक्शन, फोर्थ प्रॉपर्टी बेसिकली जो हमारे पास आती है, दैट इज स्ट्रिंग कैट। स्ट्रिंग कैट का मतलब यहाँ पर है कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी जो भी हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है एंड देन यहाँ पर हमारी सेकेंड स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं। कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या होता है, दो चीजों को जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एक फर्स्ट स्ट्रिंग बनी हुई है जिसका नाम है हेलो एंड हमारी एक सेकेंड स्ट्रिंग बनी हुई है जिसका नाम है वर्ल्ड, तो कॉन्कैटिनेशन क्या करेगा, स्ट्रिंग कैट क्या करेगा, इन दोनों को मिला देगा और कुछ इस तरीके से प्रिंट करवाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर बीच में कोई भी गैप नहीं आ रहा होगा। गैप क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने जब अपनी स्ट्रिंग्स लिखी उसके अंदर हमने कोई भी गैप नहीं दिया है, तो इसकी वजह से हमको यहाँ पे भी गैप नहीं मिला। पर अगर आप अपनी स्ट्रिंग के अंदर गैप को इंक्लूड करते हो, या तो आप हेलो के बाद इंक्लूड कर रहे हो या फिर वर्ल्ड के पहले इंक्लूड कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर भी स्पेस मिलेगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज गैप भी, स्पेस भी आपकी स्ट्रिंग के अंदर का एक एलिमेंट है, एक पार्ट है। नाउ इसका एक एग्जांपल हम डिस्कस करके देख लेते हैं, यहीं पर करेंगे तो कमेंट आउट करेंगे एंड नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग कैट। ठीक है, डोंट वरी, आपको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो रहे होंगे। नाउ सबसे पहले यहाँ पर एक कैर बना लेते हैं, साथ इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कैट फर्स्ट स्ट्रिंग बनाई हमने, यहाँ पर हम इसका साइज, यस वन मोर थिंग इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर आपकी जो सेकंड स्ट्रिंग है वो जुड़ रही है, ज्वाइंट हो रही है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग है उसका साइज इतना होना चाहिए कि वो सेकंड स्ट्रिंग के साइज को भी अपने अंदर अकोमोडेट कर पाए। इसीलिए हम हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं, हम साइज को मेंशन करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे साइज को मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या करेगा, हेलो का ही साइज ले लेगा। हेलो का साइज यहाँ पर क्या है, 5 है, तो वो 5 को ही ले लेगा। नाउ अब 5 के अंदर हेलो भी और वर्ल्ड भी दोनों फिक्स नहीं हो सकते, इसीलिए हमको फर्स्ट स्ट्रिंग का साइज हमेशा मेंशन करना चाहिए एंड एक अच्छा खासा साइज हमको मेंशन करना होता है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर हमने फर्स्ट स्ट्रिंग का साइज लिखा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं हेलो एंड यहाँ पर कर लेते हैं वर्ल्ड। नाउ मैंने यहाँ पर कोई भी गैप नहीं दिया है, इसीलिए जब हमारे पास ये प्रिंट होकर आएगा str, सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग एंड देन अपनी सेकंड स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पुटस करवाएंगे नॉर्मली अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग को, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर ही सेकंड स्ट्रिंग इंटीग्रेट हो रही है, ज्वाइन हो रही है। रिटर्न 0, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ओके, तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आई है दैट इज हेलो वर्ल्ड। एक भी बिल्कुल भी यहाँ पर गैप इंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हेलो के बाद कुछ गैप छोड़ दूं तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बन रही होगी हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर भी गैप इंक्लूडेड आएगा ही आएगा। यहाँ पर आपके पास दिख रहा है कि यहाँ पर एक गैप इंक्लूडेड है विच इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग हेलो। ठीक है, सो यहाँ पर हमने चारों के चारों जो मेन फंक्शंस होते हैं जो कि हम स्ट्रिंग के अंदर यूज कर रहे होते हैं वो हमने बिल्कुल आज डिस्कस कर लिए हैं टुडे। या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल इफ you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I will meet you in the next video. Thank you so much.